दोस्तों नमस्कार, मैं के.आर. फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई एक्मे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है अपने आप में। हर एक परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न इसका देखने को जरूर मिलता है। तो आशा करता हूँ आप इसे बड़े ही ध्यान से समझ करके सुनेंगे, पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। तो देखिए, संज्ञान जो शब्द है इसका अर्थ मैंने पीछे आपको बताया था, सही जानकारी होना। सही जानकारी होना, तो सही जानकारी होना का मतलब है कि जैसे जैसे व्यक्ति की बौद्धिक समझ बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अपनी जानकारी में परिवर्तन करता जाता है। अब कैसे ये बढ़ती है, एक बालक की बौद्धिक प्रवृत्ति कैसे बढ़ती है, इस बात पर जीन पियाजे ने 1970 के अंदर ये सिद्धांत दिया। 1970 में जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन कहलाता है? जीन पियाजे कहलाता है। इन्होंने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अब इन्होंने हमें समझाया कि संज्ञानात्मक जो कार्य विधि है, संज्ञान की जो कार्य विधि है वो कैसे काम करती है। तो इन्होंने कहा इसमें दो कार्य होते हैं और उन दो कार्यों के नाम हैं, नंबर 1 संगठन, नंबर 2 अनुकूलन। तो देखिए संगठन क्या है। तो संगठन है व्यक्ति जब प्रत्यक्षीकरण करता है, परसेप्शन करता है। परसेप्शन का मतलब है कोई चीज देखता है, समझता है, जानता है। तो उस परसेप्शन के दौरान, जो प्रत्यक्षीकरण के दौरान, प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या बौद्धिक सूचनाओं को जब वह इकट्ठा करता है तो उन बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। तो सबसे पहले तो आप इसको देखो, एक तो क्या है, मनोविज्ञान को सरल भाषा में समझो। इनकी भाषा, इस विषय की भाषा, लैंग्वेज बड़ी कठिन है, शब्द कठिन होते हैं, इसलिए हमको ये विषय कठिन लगता है। तो यूं समझो, प्रत्यक्षीकरण का मतलब है उद्देश्य के साथ में देखना। अभी आपका उद्देश्य है कि हमको पेपर हल करना है, तो आप बोर्ड पर उद्देश्य के साथ में देख रहे हैं। अब जिस आदमी को पेपर ही नहीं देना, वो थोड़ी देर अगर बोर्ड पर देखेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका कोई उद्देश्य नहीं होगा कि क्या देखना है यार इसका। तो इसलिए उद्देश्य के साथ देखना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। तो आप जो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा जो बौद्धिक सूचनाएं ले रहे हैं, मानसिक सूचनाएं ले रहे हैं, उनका सार्थक पैटर्न, उनका कोई अर्थ होना चाहिए, कोई उनका रिजल्ट आना चाहिए, परिणाम आना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। अब कोई मीनिंगफुल ही कोई चीज नहीं, हमने लिखा क्या, अब क्या मीनिंगफुल है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए मीनिंगफुल जो शब्द है, सार्थक है, उन बौद्धिक सूचनाओं को इकट्ठा करना संगठन कहलाता है। दूसरा शब्द इन्होंने बताया अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? तो देखो, हमारे पास में जो पूर्व सूचनाएं हैं, पूर्व सूचना, जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, तो पूर्व जो सूचनाएं हैं उन
सूचनाओं में। और अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये चीज शायद आपने नहीं पढ़ी होगी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो पढ़ा होगा, वो तो हो गई पूर्व सूचना। और अभी ये संगठन पढ़ रहे हैं, अनुकूलन पढ़ रहे हैं, तो ये हो गई नई सूचना। तो पूर्व सूचना एवं नवीन सूचना के मध्य, नवीन सूचना के मध्य संतुलन स्थापित करना, संतुलन स्थापित करना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। इसको हम संतुलन भी कह सकते हैं। संतुलन ही तो क्या है? अनुकूलन है। आप अनुकूलन की परिभाषा विज्ञान में पढ़ते हैं कि किसी वातावरण के साथ में अपने आप को समायोजित कर लेना, एडजस्ट कर लेना, संतुलन कर लेना। तो जितना आपको तापमान चाहिए, जैसे मानव का तापमान 37 डिग्री होता है शरीर का, तो अब इससे कम यदि तापमान है वातावरण का तो वो गर्म कपड़े पहन लेगा। तो उसने अपने तापमान का संतुलन बना लिया, बाहर नहीं जाने दे रहा। और यदि गर्मी है तो एसी लगा लेगा, तो उसने अपने तापमान का क्या बना लिया? संतुलन कर लिया। तो यही तो अनुकूलन है। तो इसमें ये क्या है? संतुलन स्थापित होना। पूर्व में पढ़ी हुई बात और नई बात जो अभी आप पढ़ रहे हैं, उन दोनों के बीच में संतुलन करना कि वो क्या कहना चाह रहे थे और ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसको हम कहते हैं अनुकूलन। यहां से पिछली बार प्रश्न भी पूछा है, मेरे पास पेपर पड़ा है। देखो एक प्रश्न इसमें से आया है, मैं आपको बता देता हूं। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया, पहला ही प्रश्न है, अपन आगे कहां देखें। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणा, तो धारणा का मतलब सूचना, पुरानी यानी पूर्व और नई नवीन धारणा और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है। संतुलन की क्रिया है। इसे क्या कहा जाता है? समावेश, संतुलन, समायोजन, ज्ञान विघ्न। तो अब इसमें अनुकूलन शब्द तो नहीं है, तो अनुकूलन का क्या है? संतुलन। पर्यायवाची क्या है? संतुलन। एक तरीके से ये पर्यायवाची हो गया। तो ये इसका हो गया, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन संतुलन कहते हैं। अब ये संतुलन दो तरीके से किया जाता है। अब इसके आगे की बात देखेंगे। आगे की यदि हम बात करेंगे तो ये संतुलन कहें या फिर आत्मसातकरण कहें, सॉरी अनुकूलन कहें, तो अनुकूलन या संतुलन दो तरीके का संतुलन होता है। नंबर एक, आत्मसातकरण। अडॉप्टेशन। और दूसरा होता है समाविष्टीकरण। या इसी को कह सकते हैं समंजन। तो आत्मसातकरण और समाविष्टीकरण किसके प्रकार हैं? संतुलन के प्रकार हैं या अनुकूलन के प्रकार हैं। तो आत्मसातकरण तो क्या है और समाविष्टीकरण क्या है, अब आगे ये देखते हैं। तो देखो, नए अनुभवों को पूर्व अनुभवों में मिलाना,
और समाविष्टीकरण क्या है? नए अनुभवों से पुराने अनुभवों में संशोधन करना या उनका विस्तार करना। तो संतुलन हम दो तरीके से करेंगे। पहली सूचना और नई सूचना में संतुलन भी करते हैं, वो दो तरीके से करते हैं। एक तो आत्मसातकरण, हमको कोई चीज आती है और हमने कोई नई चीज और सीख ली, दोनों चीजें अपने पास में रख ली, दोनों को समझ लिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, तो वो है आपका आत्मसातकरण, अडॉप्टेशन करना। समंजन क्या है? समाविष्टीकरण क्या है? हमने अब नई चीज सीखी, आप नई चीज सीख रहे हैं और इससे पुराना जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने सीख रखा है उसमें क्या कर लेना? संशोधन कर लेना या उसका विस्तार कर लेना। तो उसका क्या हो रहा है? विस्तार ही तो हो रहा है। पहले जो चीज आपको पता है उसमें ये दो चीजें और जोड़ दोगे तो क्या हो गया? विस्तार हो गया। तो नए अनुभवों से पुराने अनुभवों के द्वारा उनमें पुराने अनुभवों में क्या करना? संशोधन करना या विस्तार करना क्या कहलाता है? समंजन कहलाता है। और समंजन और आत्मसातकरण दोनों को मिला के क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन कहते हैं या अनुकूलन कहते हैं। ये बात हो गई। तो ये दो क्या है? कार्य विधि हैं। किसकी? संज्ञानात्मक इकाई की, संज्ञानात्मक कार्य की। संज्ञान कैसे काम करता है इस चीज की। तो ये बेसिक बात थी। नेक्स्ट, अब इन पर काम करते हुए जीन पियाजे ने एक बालक को, उदाहरण के तौर पर एक बालक को कैसे उसकी बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है, कैसे उसमें बुद्धि का विकास होता है, इस बात के लिए उन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके अपना एक सिद्धांत दिया जिसको हम कह रहे थे बाल विकास में संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उस बालक की उसने 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो ध्यान दो मेरे दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं 5 और जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं 4। इनमें से प्रश्न जरूर आता है। अब 4 कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो नंबर 1, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसे कहते हैं संवेदी पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसको हम संवेदी गामक अवस्था भी कह सकते हैं। संवेदी गामक अवस्था कहो, संवेदी पेशी अवस्था कहो। और इसकी आयु होती है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक। और इस अवस्था को इन्होंने शैशव काल कहा है। ये भी बताता जाऊंगा आपको कि इस अवस्था को क्या कहा जाएगा। तो इस अवस्था को इन्होंने शैशव काल कहा है, जन्म से 2 वर्ष तक। अब इसमें क्या होता है? तो जितना हम बच्चे को असहाय समझते हैं कि बच्चे में कोई ताकत नहीं है जन्म के समय,
कई बार एक कहावत चलती है, मांस का लोथड़ा के समान है। नहीं, बालक जन्म के समय भी उतना असहाय नहीं होता है जितना हम समझते हैं। श्वसन क्रिया करता है, मलमूत्र विसर्जन करता है, इसके अलावा रोता है, छींकता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फेंकता है। ये सब क्रियाएं होती हैं किस अवस्था में? 0 से 2 वर्ष में। तो बालक क्या होता है? एक असहाय जीवधारी होता है। असहाय जीवधारी होता है, हालांकि हम उसे असहाय जो समझते हैं वो उतना असहाय नहीं होता है। इस समय ये क्या करता है? छींकता है, खांसता है, और श्वसन करता है, मलमूत्र विसर्जन करता है, रोता है। ये सब रोना, चिल्लाना, हाथ पैर चलाना, ये सब क्रियाएं करता है। और ये सब किसके कारण होती है? तो ब्रजिस ने जब कहा था पीछे, मैंने आपको बताया, ये उत्तेजना के कारण होता है। जन्म के समय बालक इस प्रकार का होता है। धीरे 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 उसकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, और बालक धीमे 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 अर्धवासी हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धवासी, यानी तोतले शब्दों में बोलने लगता है। शब्दों को तोड़ तोड़ करके बोलने लगता है। सामाजिक हो जाता है, चतुर हो जाता है। जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था तक अर्धवासी हो जाता है। देखो, जन्म के समय असहाय जीवधारी होता है, इससे ये 2 वर्ष में बालक क्या बन गया? अर्धभाषी, यानी भाषा पूरी नहीं आती, अर्धभाषा होती है तोतले शब्द के रूप में। सामाजिक हो जाता है, मम्मा पापा सबको पहचानता है कौन क्या है। चतुर हो जाता है, बच्चे से तुम लो टॉफी दे दो, नहीं नहीं दूंगा, तो क्या हो गया? चतुर। उसे पता है मेरे काम की क्या चीज है, और जो उसके काम की नहीं है वो दे देगा, लो। तो चतुर भी हो जाता है। और ये जो ज्ञान उसमें बढ़ता है, ये सब ज्ञान किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बढ़ता है। ज्ञानेंद्रियों में आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तो इन ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, त्वचा से ठंडा गरम स्पर्श और मीठा खट्टा चरका, जीभ से। इन सब से उसमें क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, और उसके संज्ञान में, जानकारी में वृद्धि होती है। खट्टा क्या है, चरका क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से, इसलिए संवेदना के माध्यम से। बालक का तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, और वो सूचनाएं देता है पेशीय रूप में या गामक रूप में, इसलिए इस अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। समझ आया दोस्तों? पहली अवस्था क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। और कुल मिला के समझ में याद रखना है आपको कि बच्चा इस समय में आंख, नाक, कान, त्वचा से सीखता है। उसको आप अगर वैसे समझाओगे, कोई गणित की संक्रिया, हिंदी का सूत्र, कुछ नहीं समझ आएगा। अभी मैं आपको इतना सारा समझा रहा हूं, ये उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा। उस बच्चे को समझ में आएगा गर्म वस्तु कैसी होती है, ठंडी कैसी होती है, चरका कैसा होता है, खट्टा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है, ठंड क्या होती है, गर्मी क्या होती है।
ये किस में समझ आएगा? पहली अवस्था में। तो आप इसका पिक बना लें, फिर दूसरी स्टेज पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अवस्था, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा, अभी और बताऊंगा आपको प्रश्न आगे, इसी में से देखो। दूसरी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आयु की अगर आप बात करोगे तो 2 वर्ष तक बात कर ली थी वहां, तो 3 से 7 वर्ष, या यूं कहें कि 2 के बाद, 2.1 से प्रारंभ होकर के 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है, कई बार प्रश्न आता है। अगर हम ये कहें कि जीन पियाजे की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो यही है। जीन पियाजे अपने में आप में महत्वपूर्ण है, और जीन पियाजे में भी प्री ऑपरेशनल स्टेज और ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो, इस अवस्था में सबसे ज्यादा बालक की भाषा का विकास, भाषा का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? ऐसा पूछा जाए तो कितना होता है? तो 2 वर्ष का जो बालक होता है वो लगभग 200 वर्ड बोल लेता है, और 6 वर्ष का जो बालक होता है वो लगभग 1600 वर्ड बोल लेता है। तो सर्वाधिक जो विकास होता है वो इसी अवस्था में होता है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं तो इस अवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों। 2 भागों में पहला भाग है पूर्व प्रत्यात्मक काल। और दूसरा भाग है आंतः प्रज्ञ काल। दूसरा काल क्या है? आंतः प्रज्ञ काल। तो इसलिए अब इसके भी अपन आयु का अगर डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये हो गया 2 से 4 वर्ष, और ये हो गया 4 से 7 वर्ष। अब पूर्व प्रत्यय, देखो यहां दिख रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका मतलब कोई संक्रिया करने से पहले की अवस्था, और यह है पूर्व प्रत्यात्मक, यानी कि किसी प्रत्यय का निर्माण होने से पहले की अवस्था। कंसेप्ट, प्रत्यय कंसेप्ट जो बनता है बच्चे में, उससे पहले की अवस्था। अब इसमें क्या होता है? तो पहली बात, सबसे अच्छी बात कि इसी अवस्था को खोज की अवस्था भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो या तो खोज की अवस्था इसके लिए देगा कि इसे खोज की अवस्था कहते हैं, और यदि इनमें से पूछे तो पूर्व प्रत्यात्मक काल को खोज की अवस्था कहते हैं। अब खोज की अवस्था क्या है, कैसे है, इसकी यदि अपन बात करें तो देखो, नंबर 1, इसमें बालक अहम केंद्रवाद होता है या अहम केंद्रवादी होता है। यह प्रश्न कई बार आता है, सीटेट में यह प्रश्न शायद पूछा हुआ है। तो अहम केंद्रवादी, तो अहम केंद्रवाद का जनक
जन्म जो होता है वो किस अवस्था में होता है? पूर्व प्रत्यात्मक काल में होता है। अब ये अहम केंद्रवाद क्या है? तो बच्चा स्वयं को ही, अहम माने मैं, संस्कृत का शब्द है, अहम माने मैं, केंद्र यानी केंद्र हूं, हर कार्य का केंद्र मैं हूं, हर कार्य मेरे अनुसार चलता है, दूसरे के विचारों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी एक प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा। ये L2 का प्रश्न है, L1 का नहीं, वो पेपर L1 का था, ये L2 का पेपर था। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क में करने में अयोग्यता। एक शब्द पहले सुनो, पीछे मैंने आपको बताया जो आपकी संवेदी पेशी अवस्था है उसको तो क्या कहा है? शिशु अवस्था। और इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष की अवस्था को कहा है पूर्व बाल्यावस्था। ये भी मैं आपको पीछे बता रहा था कि भाई मैं इनके नाम भी बताता जाऊंगा, तो याद रखेंगे 2 से 7 वर्ष की अवस्था क्या होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। इसमें बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में, मतलब मेरा विचार क्या है, मेरा नजरिया कैसा और आपका नजरिया कैसा है, मैं फर्क करने में अयोग्य, अर्थात वो एक दूसरे के नजरिए में फर्क करना नहीं जानता है, सबको अपने नजरिए से देखता है, ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? तो ये होगा आत्म केंद्रस्थ, ईगो सेंट्रिज्म, अर्थात आत्म अहम केंद्रवाद, ईगो सेंट्रिज्म। ये इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, एक प्रश्न और भी आएगा, अभी बताता हूं थोड़ी देर में, इसमें दिया है वो सब बताएंगे। अब नेक्स्ट, तो अहम केंद्रवादी होता है बच्चा, इसी समय इसमें जीववाद आता है। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था में ही बालक में क्या होता है? जीववाद आता है। जीववाद क्या है? हर चीज को सजीव समझता है, हर चीज को सजीव समझता है। जैसे सड़क ने मुझे मारा, चलता चलता बालक सड़क पर गिर गया और वो अपने गार्जियन से कहता है सड़क ने मुझे मारा, पापा मेरे को मारा, मम्मा मेरे को मारा। कोई लकड़ी, कोई वस्तु, कोई गेट से लग गया तो इसने मेरे को मारा। ये कब होता है? 2 से 4 वर्ष की अवस्था, 2 से 4 वर्ष की अवस्था में होता है। इसे हम कहते हैं जीववाद। अब या तो ये होगा और ये नहीं होगा तो फिर ये नाम दिया होगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। या तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी होगी और इसका भी अंदर का भाग पूछेगा तो ये पूर्व प्रत्यात्मक काल पूछेगा। तो जीववाद बालक में कब उत्पन्न होता है? आयु पूछे तो 2 से 4 वर्ष, नाम पूछे तो पूर्व प्रत्यात्मक काल, ये भी नहीं दिया हो तो पूर्व संक्रियात्मक काल। ये पाया जाता है, किसमें पाया जाता है साहब? पूर्व प्रत्यात्मक काल के अंदर। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा भाग आता है आंत प्रज्ञ काल। आंत प्रज्ञ काल की बात करें, प्रज्ञ माने क्या होता है? प्रज्ञा माने बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, विकास, जानकारी, विवेक। तो अब बालक में प्रज्ञा का प्रज्ञ शब्द आ गया, अर्थात वो कुछ बुद्धि के बारे में जानने लगता है, सोचने लगता है। और क्या सोचने लगता है वो अपन अभी देखते हैं। देखो इस काल के अंदर बालक में केंद्रीकरण की
विशेषता पाई जाती है। किसकी विशेषता पाई जाती है? केंद्रीकरण की विशेषता पाई जाती है। अब केंद्रीकरण का क्या मतलब है? वो अपने ध्यान को कहीं एक जगह एक पक्ष पर केंद्रित करता है। अपने ध्यान को किसी एक केंद्र पर एक पक्ष पर क्या करता है? केंद्रित करता है। घटना के किसी एक पक्ष पर केंद्रित करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 गेंद बनाई, दो मिट्टी की गेंद बनाई, दोनों गेंद बराबर हैं। आपने बच्चे से पूछा इनमें कौन सा बड़ा है, तो दूसरे कहा दोनों बराबर हैं। अब इस गेंद को आपने लंबा बेलन बना दिया। इस मिट्टी की गेंद को आपने बेलन का आकार दे दिया। अब इस 4 से 7 साल के बच्चे से आप पूछ रहे हैं कि बताइए इनमें से कौन सी वस्तु में ज्यादा मटेरियल है, कौन सी बड़ी है। तो बच्चा या तो इसको बताएगा या इसको बताएगा। बच्चे के हिसाब से पढ़ो, आप अपने हिसाब से मत पढ़ो कि साहब हमको तो ये दिख रही है। कई बार तो आपको भी यही दिख रही होगी, लेकिन ये तो बराबर थी दोनों गेंदें, केवल उसका क्या बदला? आकार बदला है। आकार बदला है तो बच्चा कहो तो इसको बता देगा या इसको बता देगा। क्यों? क्योंकि ये इस घटना के किसी एक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। घटना के किसी एक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करता है। देखो एक पक्ष कौन सा होगा? यदि इसने ऊंचाई पर ध्यान दिया तो ये कहेगा ये बड़ी है, क्योंकि इसकी ऊंचाई तो इतनी है। और अगर इसने लंबाई पर ध्यान दिया तो कहेगा ये बड़ी है। कौन सी बड़ी है? समझ में आया? तो घटना के किसी एक पक्ष पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है? केंद्रीकरण कहलाता है। यह केंद्रीकरण कब होता है? 4 वर्ष के बाद में, 7 वर्ष के पहले, इस समय ये होता है। इसके अलावा बालक अपने प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, पीछे भी मैंने समझाया आपको प्रत्यक्षीकरण क्या है, उद्देश्य के साथ देखना। तो अपने ज्ञान में जो वृद्धि करता है वह प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें वो प्रत्यक्षीकरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देख रहा है कि नहीं देख रहा है? गेंद को भी देख रहा है और बेलन को भी देख रहा है। तो प्रत्यक्षीकरण के द्वारा वह डिसीजन करता है, निर्णय लेता है। दूसरी बात क्या है? बालक इस समय में अपने सभी प्रश्नों का उत्तर चाहता है। तो दूसरी विशेषता क्या है? बालक अपने सभी प्रश्नों का उत्तर चाहता है। जैसे घर में पूछता है बच्चा, पापा बताओ आकाश नीला क्यों है? पापा नीला ही क्यों है? दूसरा पूछेगा पेड़ कैसे बढ़ते हैं? इनको कौन खाना देता है? तो ऐसे प्रश्न जो हैं बच्चा पूछता है कौन सी अवस्था में? अंतःप्रज्ञा काल में। और अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो ये होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा इस प्रकार के प्रश्न पूछता है। अंतःप्रज्ञा काल के दौरान पेड़ कैसे होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। पेड़ों में कैसी वृद्धि होती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। प्रश्न आया हुआ है
अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न इसमें से ही दिया है तो आप सोच रहे होंगे पेपर हल करा रहे हैं। पेपर हल नहीं करा रहा हूं, केवल बता रहा हूं। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल शुरू, मौलिक तर्क यानी खुद का तर्क होता है उनका, पेड़ कैसे बढ़ रहे हैं, आकाश नीला क्यों है, रेलगाड़ी लंबी क्यों है, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं, अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। प्रज्ञा माने क्या है, ज्ञान, प्रज्ञा माने ज्ञान, जानना, अंत माने अंत है। मतलब शब्द समझोगे तो सब वही होंगे जो हमारे पढ़ाई हुए में, थोड़ा समझने की तो बात पड़ती है। अंत माने अंदर, प्रज्ञा ज्ञान, इसे अंतर्ज्ञान कहा है। तो अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण में यह आता है? साकार संचलन, तो मूर्त, क्रियात्मक, संक्रियात्मक को कह सकते हैं। हिंदी नहीं समझ में आए तो इंग्लिश देख लेना। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, पूर्व संचालन, अब यहाँ पूर्व संक्रिया की जगह क्या लिखा है, संचालन, तो ऑपरेशनल, तो प्री ऑपरेशनल, औपचारिक संचालन, संचालन, फॉर्मल ऑपरेशनल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये अवस्था किस में आ रही है बताओ? बच्चे अपने सभी प्रश्नों का जवाब चाहते हैं, किस में आ रहा है? अंतः प्रज्ञा काल में आ रहा है। इसको पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा है, अंतर्ज्ञान कहा है। तो कहा तो है दूसरे भाग में। और ये किस अवस्था में आता है? तो प्री ऑपरेशनल में आता है। हिंदी में उसे पूर्व संचालन लिखा है पेपर वाले ने, समझ आया? इस तरह से हम जान सकते हैं कि दूसरी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, और इन सब में बालक अपने प्रत्यक्ष में क्या देख रहा है, सतही बनावट कैसी है, इस आधार पर अपना निर्णय करता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और क्या होता है देखिए, जो बच्चों के खेल होते हैं, जैसे पुलिसमैन का खेल खेलना, या फिर डाकिया का खेल खेलना, या फिर अध्यापक का खेल खेलना। बच्चा एक अध्यापक बन जाता है, बाकी को बड़ो मैं आपका मास्टर, मैं आपको पढ़ाता हूँ, बता रहे फलाने तुम बताओ क्या है, तुमने क्या पढ़ा। पत्थरों से भगवान मान करके उनको पूजा करना, ये सब भी क्या होता है, अंत प्रज्ञा काल का टाइम होता है, अंतर्ज्ञान का समय होता है। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। इस अवस्था में अनुत्क्रमणीयता, अगली विशेषता है, अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है। अनुत्क्रमणीयता यानी इररिवर्सिबिलिटी, बहुत अच्छा शब्द है। अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है, अर्थात तो बालक जिस खेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रारंभ करके दूसरे स्थान पर ले जाता है, वापस उसी जगह पर नहीं आ पाता, नहीं पहुंच पाता है। बालक को आपने 1 से लेके 50 तक गिनती बुलवाई, लेकिन वापस फिर उसको कहा गिनती बोलो, वापस वो गिनती नहीं बोल पाता, भूल जाता है। आपने बच्चे को एक चाबी दी और वो बच्चा खेलता 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 वो चाबी कहीं रख के भूल गया। थोड़ी देर बाद आपने घंटे 2 घंटे बाद पूछा बेटा वो चाबी कहाँ है, तो बच्चे को याद नहीं है कि बच्चा ने कहाँ चाबी रख दी।
ये कहलाता है अनुत्क्रमणीयता। क्रिया का जहां से प्रारंभ होता है वहां पर वापस बालक नहीं आ पाता है। इसके अलावा वस्तु स्थायित्व का भाव, वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। पूछा जाए वस्तु स्थायित्व का भाव नहीं होता है तो संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में या पूर्व संचालन अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। कैसे? संवेदी पेशी अवस्था में 2 साल से पहले का जो बच्चा होता है, हालांकि ये 8 माह के बाद प्रारंभ हो जाती है, ध्यान रखना। तो 8 माह से पहले के बच्चे से आप कोई चीज, ये पेन है, उसको आपने उसके सामने से हटा लिया तो वो अब उस चीज को भूल जाएगा, उसके पीछे नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। आपने कहा चिड़िया ले गई तो वो मान लेता है कि चिड़िया ले गई, अर्थात वास्तविक जगत की जो संसार की वस्तुएं हैं उनके वो पीछे नहीं पड़ता है। ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व का अभाव। और इसके बाद में 2 साल के बाद में बच्चे को आप कहोगे कि ये छुपा के ये वस्तु मैंने यहाँ रख ली जेब में, कि चिड़िया ले गई, नहीं ले गई, आगे पीछे घूमेगा, ये रही आपके पास है, निकालो। ये कहलाता है वस्तु स्थायित्व का भाव। तो 3 चीजें देखी आपने, एक तो देखा वस्तु स्थायित्व का भाव, दूसरा देखा अनुत्क्रमणीयता, और तीसरा मैंने खेलों का एग्जांपल दिया। पुलिसमैन, डाकिया, अध्यापक, ऐसे खेल खेलना बच्चे में कब आ जाता है? तो ये भाव आ जाता है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। आगे लेते हैं अवस्था। तीसरी अवस्था बताई है इन्होंने, जीन पियाजे ने, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखिए क्या होता है। बालक मूर्त वस्तुओं के बारे में तार्किक विचार करने लगता है, अर्थात मैंने एक विशेषता बताई थी मूर्त तार्किक चिंतन। मूर्त तार्किक चिंतन आ जाता है बच्चे में किस समय? इस समय। और क्या होता है इस समय? देखिए जो अंतर्बोध विचार प्रक्रिया है वो तार्किक विचारों द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। अंतर्बोध विचार किसके द्वारा? तार्किक विचार प्रक्रिया के द्वारा। विस्थापित कर दिए जाते हैं। तो वस्तुओं के बारे में बच्चा क्या करता है इस अवस्था में? तार्किक चिंतन करता है। तार्किक चिंतन जिसे मूर्त, ये क्या है? ये पेन है, ये कैसा है? सफेद है, नहीं काला है, नहीं सफेद है। क्यों? क्योंकि उसे ये दिखाई दे रहा है।
और वो जानता है कि इसका रंग क्या है। ये काला नहीं है, ये सफेद है, इसे व्हाइट कहते हैं, आप जानते ही नहीं हो, वो क्या करेगा? मूर्त तार्किक। तो उसके अंतर्बोध जो इससे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो उसके मन में भाव आ रहे थे, अंतर्बोध विचार प्रक्रिया थी, और उसको आपने कह दिया कि नहीं ये रेलगाड़ी नहीं है, ये तो घोड़ा गाड़ी है, तो उसने वो मान लिया। लेकिन अब नहीं मानेगा, अंतर्बोध विचार खत्म कर दिए जाते हैं किसके द्वारा? तार्किक विचार प्रक्रिया के द्वारा। घोड़ा गाड़ी में तो घोड़ा होता है, बैलगाड़ी में बैल होता है, ये तो घोड़ा गाड़ी नहीं है, ये तो रेलगाड़ी है। तर्क उसके पास है, क्योंकि उसने घोड़ा देखा है, उसने रेल भी देखी है, और उसने बैल भी देखा है, इसलिए तर्क आ जाते हैं। और क्या होता है? इस समय बच्चे के अंदर जो मानसिक योग्यता होती है, उस मानसिक योग्यता में 3-4 चीजें जुड़ जाती हैं। नंबर 1 जुड़ता है विलोमीयता। विलोमीयता, इसी को हम क्या कह सकते हैं? उत्क्रमणीयता। इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्रतिक्रमणीयता। इसी को क्या कहते हैं? रिवर्सिबिलिटी। विलोमीयता, उत्क्रमणीयता, प्रतिक्रमणीयता, एक अक्षर में रिवर्सिबिलिटी। बच्चे को आपने जो अनुत्क्रमणीयता पीछे पूर्व संक्रियात्मक में आपने देखी, वो यहाँ नहीं है, यहाँ रिवर्सिबिलिटी आ गई। आपने बच्चे को कोई वस्तु दी और उसने कहाँ रखी, वो बता देगा, वो बता देगा कि हमने वो चीज वहां रखी है, वहां से उठा के, आपने जो चीज मांगी उसको उठा के ला करके दे देगा, भूलेगा नहीं। 7 से 12 वर्ष का बच्चा, तो ये क्या हो गया? विलोमीयता का गुण आ गया, विलोम बदलना भी आ गया उसको, उत्क्रमणीयता आ गई, प्रतिक्रमणीयता आ गई, रिवर्सिबिलिटी आ गई। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी विशेषता बच्चे में संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। संरक्षण का सिद्धांत। अब एक चीज याद रखना, संरक्षण के सिद्धांत के लिए 2 चीजें आवश्यक होती हैं। संरक्षण का सिद्धांत तब आता है जब पहले बच्चे में एक तो विलोमीयता हो, तो 1 नंबर तो हो गई विलोमीयता। किसी बच्चे में संरक्षण का सिद्धांत होने के लिए 2 चीजें आवश्यक हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 विलोमीयता, नंबर 2 तार्किक गुणता। रीजनिंग और रिवर्सिबिलिटी। रीजनिंग और रिवर्सिबिलिटी किसके लिए आवश्यक है? संरक्षण के लिए। जैसे संरक्षण क्या है वो भी बताएंगे। संरक्षण का मतलब है कि एक अभी हमने वो जो बॉल का पीछे एग्जांपल दिया, ये मिट्टी की एक गेंद है, इसको आपने बेलन बना दिया, तो बताओ वजन दोनों में से किस में ज्यादा है? तो वो दिमाग में बौद्धिक स्तर पर सोचेगा कि अगर मैं इसको गोला बनाऊंगा तो ये कितना बड़ा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? विलोमीयता हो गई। वापस उसी स्टेज पे ले आया, 1 नंबर स्थिति, 2 नंबर स्थिति और 1 नंबर स्थिति। तो वापस उसी आभाग में आना क्या कहलाता है? विलोमीयता। तार्किक गुणता कि ये गोल है और ये बेलन है, अगर इसका बेलन का इतना बड़ा गोला बनाया जाएगा तो वापस इतना बड़ा बन जाएगा, इतने व्यास का, इतने सेंटीमीटर का, इतने त्रिज्या का। सब ये तर्क के साथ में, किसके साथ में? तर्क के साथ में। ठीक है सर। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि एक बच्चा जो कि
और ये लंबा गिलास है, दोनों में क्या आता है, 200 ग्राम दूध आता है, 200 ग्राम दूध होता है। अब फिर भी एक बच्चा बड़े गिलास को लेता है, तो बताइए ये किस अवस्था का गुण है? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो बताओ आप क्या बताएंगे? एक बच्चा जो इस अवस्था का है, किस अवस्था का है, जिसके लिए एक लंबा गिलास और एक छोटा गिलास, चौड़ा गिलास दिया जाए तो उनमें से किसी एक गिलास को वो लेता है, तो ये कौन सा अवस्था का बालक है? बताओ। तो इसका मतलब उसमें क्या नहीं है, संरक्षण का सिद्धांत नहीं है। संरक्षण का सिद्धांत होता तो वो ये समझ लेता कि अगर मैं इस गिलास को इसमें डालूंगा और वो बच्चा कि इतना ही दूध इसमें आएगा, ये चौड़ा है और ये लंबा है। इसे कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत, जिसमें उसने क्या देखा, विलोम्यता भी है और तार्किक गुणता भी है कि इसकी लंबाई ज्यादा है और इसकी चौड़ाई ज्यादा है। तब तो वो बालक हो जाता हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। लेकिन जो बालक इसको लेता है लंबे वाले को, ये बड़ा है, इसका मतलब उसने इसकी लंबाई को देखा है, चौड़ाई को नहीं देखा, तो वो बालक कौन सी अवस्था का हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हो गया। ऐसे प्रश्न आते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हो गया। तो यहां पर क्या बता रहा हूं मैं, संरक्षण का सिद्धांत उत्पन्न हो जाता है, विलोम्यता और तार्किक गुणता दोनों ही किसके लिए जरूरी है? संरक्षण के। ये तो है विलोम्यता का उदाहरण और ये है आपका तार्किकता का उदाहरण, चौड़ाई और लंबाई में अंतर होना। ठीक है साहब। उसके बाद अगली विशेषता है, बच्चे में इस समय क्या आ जाएगा? क्रमबद्धता आ जाती है। क्या आ जाती है? क्रमबद्धता आ जाती है, अर्थात वस्तुओं को क्रम से 1 2 3 4 5 6 वस्तु छोटी बड़ी लंबी चौड़ी के आधार पर जमाना सीख जाता है। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसके अलावा और क्या होता है बच्चे में? तो पीछे जो हमने अहम केंद्र देखा था, अहम केंद्र किस अवस्था में होता है? पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का पहला भाग, 2 से 4 वर्ष। तो ये अहम केंद्र, यानी हर चीज अपने अनुसार चलती है, दूसरे के विचारों को कोई स्थान नहीं होता, वो होता है अहम केंद्र। तो वो खत्म होने लगता है किस अवस्था में? तो अहम केंद्र समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इसको आप या तो नोट कर लो या फिर आप इसका पिक ले लो, बाद में लिख लेना अपने नोटबुक में फटाफट से 1 मिनट में। अब अंतिम अवस्था आती है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अथवा औपचारिक संचालन अवस्था। देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अवस्था 13 वर्ष के बाद में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? तो बालक अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है। परिकल्पना का मतलब है मुझे आगे क्या करना है, योजना बनाना, कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे मुझे नौकरी लगनी है, कौन सा व्यवसाय करना है, क्या करना चाहिए। सांकेतिक भाषा का प्रयोग, रेड लाइट का चिन्ह क्या है, खतरे का चिन्ह क्या है, ये सब चीजें निष्कर्ष निकालने लगता है और इन सब को वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काम में लेता है। समस्या का समाधान करने के लिए काम में लेता है। तो एक बालक जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 13 वर्ष के बाद का बालक, जिसमें हम और आप सभी आते हैं, वो क्या करता है? अमूर्त तार्किक चिंतन, जो चीज उसके सामने नहीं है फिर भी उसका क्या करेगा? वो विचार कर सकता है। ये कैसे होगा? जैसे गणित, रेखा गणित के बीजीय गणित की प्रमेय सॉल्व करना, उदाहरण के लिए बीजीय गणित की प्रमेय सॉल्व करना, गणित के सूत्र सॉल्व करना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अमूर्त चिंतन का। परिकल्पनाएं बनाना है, वो योजनाएं जिसको हम कह रहे हैं कि मुझे कैसे आगे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कैसे तरीके से चलना है, परिवार को कैसे आगे बढ़ा, एक्सरसाइज है, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, किसी भी प्रकार की। सांकेतिक भाषा हम समझने लगते हैं, साइन कॉस टेन थीटा को समझने लगते हैं। निष्कर्ष क्या है, किसी बात का कंक्लूजन क्या है, और इन सब का प्रयोग क्यों करते हैं? समस्या के समाधान में। तो ये आपकी चौथी अवस्था थी। फटाफट से पिक लो, टाइम होता है आगे ड्यूटी का। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने एक शब्द दिया जिसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? तो देखो, मैंने पीछे जो शुरुआत में संगठन बताया था वो स्कीमा है। संगठन क्या है? बौद्धिक सूचनाओं का सार्थक पैटर्न क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। अब उसने कह दिया कि स्कीमा क्या है? तो वातावरण से अर्जित संपूर्ण ज्ञान, वातावरण से अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठित रूप। कैसा रूप? संगठित रूप। संगठित रूप क्या हुआ? स्कीमा है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया? बायोलॉजी विषय में किया गया। इस शब्द का प्रयोग, स्कीमा शब्द का प्रयोग बायोलॉजी विषय में किया गया। साइकोलॉजी में इसका प्रयोग किसने किया? जीन पियाजे ने। किस क्षेत्र में किया? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में।
बालक इसका प्रयोग कहां करता है? समस्या समाधान में। हम पेपर में बैठते हैं तो हम पेपर में हल करते हैं तो उस समय हमारी पूरी वातावरण में अध्यापक से, इंटरनेट से, किताब से, पुस्तक से, दोस्त से, किसी से भी कही हुई बात अगर हमारे प्रश्न पर फिट बैठती है तो हम उसका प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो वही क्या है? स्कीमा, वातावरण से अर्जित। अब ये वातावरण है सब, किताब से, नोट से, इंटरनेट से, यूट्यूब से, और कोई दूसरा जैसे डेली मोशन आ गया, डेली मोशन से, अखबार से, कटिंग से, अपने जो विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कॉमिक्स बुक्स चलती हैं उनसे, कहीं से भी हमको अगर प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, उससे संबंधित हो रहा है, तो हम उसे काम में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यही क्या है? स्कीमा। और इसका प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? बायोलॉजी में। और किसने किया? जीन पियाजे ने। किस क्षेत्र में किया? संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में। और इसका प्रयोग क्यों करते हैं? समस्या के समाधान में। थैंक यू दोस्तों, यह आपने देखा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। मैं समझता हूँ आपको बहुत ही आगे परीक्षा में ये सहयोगी होगा और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरा प्रमोशन करो। साथ में आप लोग अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, जल्दी वीडियो आएगा। नेक्स्ट डे फिर अगला वीडियो होगा। और जय हिंद, जय भारत।